तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि चैप्टर 1 to चैप्टर 5 पूरा बेसिक है। बेसिक को जितने अच्छे से अपन रीड करते हैं, जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद ही चैप्टर 6 to चैप्टर 12 में अपने को उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा या उतनी अच्छा अपने को आगे की जो क्लासेस है वो समझ में आएगी। ठीक है। तो अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 का कमोडिटी लिंक डिवेंचर्स तक कंप्लीट किया था। आज अपन देखते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज या असेट बैक सिक्योरिटीज क्या है। क्योंकि NISM रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम आज के टाइम में ऐसा हो गया कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो अपन ऐसा कोई भी पॉइंट ना छोड़ें या कोई भी पॉइंट ऐसा क्लास में मिस ना करें कि वो एग्जाम में आए और अपने को लगे कि हाँ ये मिस हो गया था। ठीक है। तो MBS या ABS आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, दोनों डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है इशूड बाय इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द रिसीवेबल एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल असेट सच एज होम लोन। होम लोन को क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल एंड अदर्स। द कैश फ्लो accruing from this asset are used to meet the interest and principal repayment obligation on the bond issued. The issuer is able to create liquidity in the otherwise illiquid asset by securitizing them. तो इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती क्योंकि ये इलिक्विड होता है ना। द इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिट रेटेड। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्रेडिट रेटेड होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं। ठीक है। ये न्यू टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। ओके। देन है, ये आपने वर्ड सुना होगा, रीड एंड इनवाइट। REI, रीड्स भी बोलते हैं इसको, और इनविट। ठीक है। तो इसके कुछ स्टॉक भी लिस्टेड है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर and invest in revenue generated real estate project and infrastructure project respectively। तो रेवेन्यू जहां से, रियल एस्टेट के ऐसे प्रोडक्ट जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट वाले। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। और ये एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज द नेम इंडिकेट दिस व्हीकल आर फॉर्म एट्स ट्रस्ट। ये दोनों ट्रस्ट की तरह फॉर्म होते हैं। दे इशू यूनिट टू द इन्वेस्टर टू राइज मनी। दे इंजॉय फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट। क्योंकि ये एज अ ट्रस्ट होते हैं तो इनको बहुत सारे टैक्स के भी इंजॉयमेंट मिलते हैं एज लॉन्ग एज दे मीट द नेसेसरी रेगुलेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। रेगुलेशन stipulate the minimum amount of asset that have to be held in the form of revenue generating assets. In the case of REITs, 80% of assets should be held in the form of real estate assets। ठीक है। तो REITs में 80% of the assets should be held in the form of real estate assets। Similarly, in which में regulation stipulated that 90% should be invested in revenue generated infrastructure products, or these can be held directly or through a special purpose vehicle SPV। ठीक है। In the case of both REITs and WIDE, they trust have distributed at least 90% of distributable surplus cash flow to the unit holder। तो अपने 90% सरप्लस कैश फ्लो को ये ऐसा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिट होल्डर्स को। ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, रीट्स में 80% और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में 90% जो कैपिटल है उसको अपन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में हेल्ड करते हैं, है ना। फिर कमोडिटीज तो अपन जानते ही हैं। कमोडिटीज आर बेसिक material and good that are largely homogeneous in nature. These goods are interchangeable with other goods of the same type. A bar of gold is commodity while a jewelry made of the gold is not। ठीक है। गोल्ड का जो बार होता है वो कमोडिटी होता है। ठीक है। और जो ज्वेलरी बनती है वो कमोडिटी नहीं होती। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टर वुड बी इंडिफरेंट टू डिफरेंट बार।
of gold as long as their quality and quality remain same. ठीक है. In the case of jewelers, the buyer may prefer one design over another, और उनका जो वेट है वो क्वालिटी होती है, कई बार डिफरेंट भी होती है. तो कमोडिटीज से भी क्वेश्चंस आते हैं. कमोडिटीज में भी हार्ड और सॉफ्ट. हार्ड कमोडिटीज आर एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स दैट आर माइंड और एक्सट्रैक्टेड. ठीक है. दिस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मेटल एंड क्रूड ऑयल. तो हार्ड कमोडिटीज में मेटल एंड क्रूड ऑयल आता है. सॉफ्ट कमोडिटी ऑफ अदर हैंड रिफर टू कमोडिटी दैट आर ग्रोन. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सॉफ्ट कमोडिटीज में आता है. Commodities are largely traded goods that are meant for use in production of goods or for consumption. Since inflation and price of commodity are directly related, investing in commodity can help protect real value of investment. ठीक है. Most of the commodity involve huge storage cost. जिनका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल नहीं होते. ठीक है. प्रीशियस मेटल्स. Precious metals such as gold and silver are viewed as investment that can help preserve real value of money. Unlike many commodities, they are short life. Precious metals की लाइफ लॉन्ग होती है और स्टोरेज कॉस्ट भी इनका कम होता है एज कंपेयर टू देयर वैल्यू. इनकी जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इनका जो स्टोरेज कॉस्ट होता है वो भी कम होता है. कमोडिटी ईटीएफ अपन ने देखा था. कमोडिटी ईटीएफ इज द exchange traded fund that invest the pool investment in range of physical commodity. Investor can invest in commodity ETF by using the unit of the fund. The value of the unit largely move in line with the net asset value of the fund. ठीक है. move in line with the commodity price. ठीक है. Storage is handled by the fund and investor do not have any storage obligation. तो जो commodity ETF में इन्वेस्ट करते हैं उनको खुद को का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको स्टोरेज करना होगा. जो भी है जो फंड ईटीएफ का जो फंड जनरेट करते हैं या जो ट्रस्ट होता है उनका वो उसको स्टोर करते हैं. ठीक है. कमोडिटीज में सबसे जो अभी आज के टाइम में सबसे पॉपुलर है वो है गोल्ड ईटीएफ. ठीक है. मोस्ट कॉमनली यूज. फिर होता है मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. Future contract is contract buy or sell a asset at specified future date at specified price. The price of contract is predetermined. The buyer of contract tend to gain if price of the product increase in future. Investor can gain out of price rise without buying the product. ठीक है. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अपन बाय और सेल करते हैं, दोनों चीजें होती है. इसमें स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट होता है और स्पेसिफाइड प्राइस होता है. ठीक है. मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्टिव मैनेज बाय प्रोफेशनल. तो ऐसी पोर्टफोलियो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जिसको प्रोफेशनल मैनेज करते हैं. इंस्टेड ऑफ बाइंग द एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर टेक पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्चुअल कैश में बाय ना करके वो फ्यूचर में अपनी ज्यादा पोजीशन लेते हैं. ठीक है. इन्वेस्टर कैन दस इन्वेस्ट इन कमोडिटी थ्रू मैनेज कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ये भी एक चीज है. फिर होता है वेयर हाउस रिसिप्ट. वेयर हाउस रिसिप्ट कैसे मिलता है. वेयर हाउस रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स दैट आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस. तो जो भी गुड्स है उसको अपन ने वेयर हाउस में स्टोर किया हुआ है. ठीक है. और उसकी जो ऑनरशिप है उसका एक रिसिप्ट अपने को मिलता है. ठीक है. Most of these warehouse receipts are negotiable. The title to the underlying goods can be transferred by simply transfer the receipt. Okay. Structure of security market. The market in which securities are issued, purchased by investors and subsequent transfer among investors is called securities market. तो सिक्योरिटीज मार्केट में थ्री फंक्शंस होते हैं. सिक्योरिटी इशूड भी होती है, परचेज भी होते हैं और ट्रांसफर भी होता है. मान लीजिए सेल आपने किया तो एक वन हैंड टू अनदर हैंड जाता है. द सिक्योरिटी मार्केट हैज टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट. पहला होता है प्राइमरी मार्केट. ठीक है. प्राइमरी मार्केट क्या होता है. जहां पे न्यू इशू मार्केट होते हैं यानी आईपीओ, वेयर द इशूअर राइज कैपिटल बाय इश्यूइंग सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर.
फ्रेश सिक्योरिटीज आर इशूड इन दिस मार्केट, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? फैसिलिटेट ट्रेड इन ऑलरेडी इशूड, जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड हो चुकी है उसमें जो ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। इनेबलिंग इन्वेस्टर टू एग्जिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और न्यू इन्वेस्टमेंट टू बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ठीक है। द प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स and secondary market facilitate their marketability and tradability, which make these two segment of financial market interdependent and inseparable। ठीक है। तो सिक्योरिटीज इशू कैसे की जाती है? पहला होता है प्राइमरी मार्केट के द्वारा। जहां तक कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप लोग को से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग लाइव क्लास में अपने समय दे रहे हैं तो अगर जो भी डाउट आता है, जो भी दिमाग में आता है, जो भी माइंड में आपके आता है, प्लीज आस्क मी। मैं तत्काल उसका आंसर आपको दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा और अपन क्या है कि जो बेस है अपना स्ट्रांग होते जाएगा। तो प्राइमरी मार्केट इज यूज्ड बाय कंपनी एंड राइजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है। इन्वेस्टर अपना फ्रेश जो पैसा है वो डायरेक्ट कंपनीज में लगाते हैं। प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग में भी पब्लिक ऑफरिंग, या तो पब्लिक ऑफर होता है जिसको आईपीओ बोलते हैं, और ऑफर टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जाता है। और प्राइमरी मार्केट पब्लिक और प्राइवेट दो टाइप से होते हैं। दे शेयर ऑफर में भी न्यू शेयर इशूड बाय द कंपनी। तो जो न्यू शेयर्स होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं। ठीक है। इसमें ऑफर फॉर सेल भी होता है। एग्जिस्टिंग लार्ज इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर ऑफर अ पोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग टू पब्लिक, तो उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो पहला होता है पब्लिक इशू। ठीक है। तो पब्लिक इशू जो भी सिक्योरिटीज है वो पब्लिक को इशू की जाती है। यस, क्वेश्चंस कम। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्राइस कैसे दिया जाता है? मैं ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एनीवन एलिजिबल टू इन्वेस्ट कैन पार्टिसिपेट इन द इशू। ठीक है। दिस इज द प्राइमरी और रिटेल इशू। रिटेल इशू यानी पब्लिक इशू होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है आईपीओ। यहां से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर और आईपीओ इज द फर्स्ट सेल टू कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू इन्वेस्टर एट लार्ज। द मेन पर्पस ऑफ आईपीओ इज टू रेज इक्विटी कैपिटल फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के फर्दर ग्रोथ के लिए आईपीओ इशू किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राइजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर इज डिफाइंड बाय सेबी इन इट्स रेगुलेशन and include minimum requirement for net tangible assets, profitability and net worth। तो ये सब एलिजिबिलिटी और मिनिमम रिक्वायरमेंट सेबी के द्वारा चेक किया जाता है, उसके बाद आपको आईपीओ के लिए एलिजिबल माना जाता है। सेबी रेगुलेशन ऑल्सो इम्पोज टाइमलाइन विच द सिक्योरिटी मस्ट बी इशूड और अदर रिक्वायरमेंट सच एज मैंडेटरी लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफरिंग द शेयर इन डीमेट फॉर्म। तो पहली चीज, जो भी आप आईपीओ इशूड होगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी या बीएससी में लिस्ट होगा। और जितने भी शेयर ऑफर किए जाएंगे वो डीमैट या डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशूड किए जाएंगे। सेबी रेगुलेशन आल्सो स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ शेयर टू बी एलोकेटेड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। यानी कि आप किसको कितने शेयर एलोकेटेड कर सकते हैं उसके लिए भी गाइडलाइन है। तो अकॉर्डिंग टू इट, इन एलिजिबल इशू 35% ऑफ शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है। जिन जो इन्वेस्ट करते हैं लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs इन द इशू, while 50% कैन बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। एंड अदर इन्वेस्टर कैन बी इशू द बैलेंस। जैसे 100 शेयर आपने इशू किया तो 35% गया रिटेलर्स के पास, 50% गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, और बाकी के जो अदर बच्चे वो बैलेंस अदर इन्वेस्टर्स के पास। यहां से भी क्वेश्चन आता है 35 या 50%, इसको याद रखिएगा।
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 50% एंड 35% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, सेबी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंकर इन्वेस्टर मीन अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हु मेक एन एप्लीकेशन फॉर वैल्यू ऑफ 10 करोड़ और मोर इन पब्लिक इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो एंकर इन्वेस्टर ऐसे क्वालिफाइड बायर्स हैं जिनका जो एप्लीकेशन होता है वो 10 करोड़ रुपीस और उससे ऊपर होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर कैन बी एलोकेटेड अप टू 60% ऑफ पोर्शन ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो एक एंकर इन्वेस्टर 60% पोर्शन, यानी कि मान लीजिए 50 शेयर्स हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन्वेस्टर्स के लिए, उसका 60% वो ले सकते हैं। और इनकी बीडिंग ओपन होती है आईपीओ ओपन होने के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर द आईपीओ ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, द एलोकेशन प्राइस फॉर एंकर इन्वेस्टर कैन बी लोअर देन फाइनल इशूड प्राइस। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो प्राइस होता है वो लोअर प्राइस होता है फाइनल इशूड प्राइस डिटरमाइंड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एंकर सब्सक्रिप्शन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑफर। तो अगर आपको आईपीओ चेक करना है कैसा है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के कितने ज्यादा वॉल्यूम है और वैल्यू है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ कौन सी दिशा में जाने वाला है या कौन सी डायरेक्शन में वो बेस्ट होगा मार्केट में। ठीक है, फिर होता है एफपीओ। देखिए यहाँ जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ, इतने टाइम मैं ले रहा हूँ आप लोगों का, तो ये चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मैं एक एक लाइन आप लोगों को पूरा अच्छे से स्टडी कराते जा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, when a already listed company make either a fresh issue of securities to the public or an offer for sale to public, it's called FPO। yes, ये आपको गूगल में मिल जाएगा न्यूज में। ठीक है, एफ एंकर इन्वेस्टर्स के कितने सब्सक्रिप्शन हैं, आप अगर न्यूज को अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल आती है। ठीक है, कि कौन, आपको खुद पता चल जाएगा, न्यूज में भी आता है। When a already listed company make either a fresh issue of securities to public or offer for sale to public, it is called FPO। एंकर इन्वेस्टर्स का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनीज खुद चाहती है कि वो न्यूज पब्लिक में आए, और जब कोई एंकर इन्वेस्टर नहीं इंटरेस्ट लेते हैं तो न्यूज में भी नहीं आता है, या कहीं उसका कोई, आपको खुद समझ में आ जाएगा जब वो आईपीओ कितने मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हुआ और उस सब्सक्राइब में कितना परसेंट एंकर इन्वेस्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया, वो डिटेल पूरा आता है। और जिस कंपनी में नहीं होता वहां उसमें कोई न्यूज नहीं आती। ठीक है, तो चेक करिएगा, मिलता है गूगल में, या गूगल में कई तो वेबसाइट्स में मिलता है। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, लिस्टेड कंपनी है, अगर उनको फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड करनी है पब्लिक को और ऑफर फॉर सेल करना है, तो उसको एफपीओ कहते हैं। व्हेन कंपनी वांट एडिशनल कैपिटल, उनको एडिशनल कैपिटल की जरूरत है फॉर ग्रोथ, या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डेप्ट यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को सही करना चाह रही है, तब भी वो फॉलो एफपीओ इशूड करती है। It raises equity capital through a fresh issue of capital in a follow-on public offer. Follow-on public offer may be through a offer for sale, which usually happen when it necessary to increase the public shareholding in company to meet the regulatory requirement. Private placement, अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर किसको दिया जाता है, सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू whom शेयर आर इशूड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 50। ये याद रखिएगा,
कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और क्यूआईपी। ठीक है। अब क्यूआईपी क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर known as qualified institutional buyers. QIB include financial institution, mutual fund and bank। तो QIB में कौन कौन आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड बैंक। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेबी हैज डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉर्पोरेट टू एबल टू राइज कैपिटल थ्रू QIP एंड अदर टर्म्स इशूएस अंडर QIP सच एज क्वांटम एंड प्राइस। फिर प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपको याद होगा तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है। यस। क्वेश्चन फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी शेयर्स होते हैं लार्ज क्वांटिटी, वो सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, पब्लिक को नहीं दिया जाता उसको। ठीक है। और जो भी शेयर्स है इन्वेस्टर्स को, ठीक है, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के जो मेंबर्स या इन्वेस्टर है 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। और प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसके भी द्वारा होता है। प्रेफरेंशियल से इशू, प्रेफरेंशियल इश्यूज आपने थोड़ा सा, अगर आपने लास्ट क्लास अगर रिपीट यानी रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा। प्रेफरेंशियल इश्यूज मीन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस does not include a offer for specified security made through a public issue, right issue, bonus और employee stock scheme। ठीक है। और इस एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल और इशू ऑफ स्वेट इक्विटी और डिप्लॉयड रिसीव इशू इन कंट्री आउटसाइड इंडिया और फॉरेन सिक्योरिटी। द issuer is required to comply with various provision defined by SEBI। ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइसिंग डिस्क्लोजर इन नोटिस, लॉक इन पीरियड एंड एडिशन टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन कंपनी एक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर क्वालिफाइड प्राइवेट प्लेसमेंट को बोला जाए तो उसमें पब्लिक नहीं होती है, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका जो 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा नहीं होते हैं वो। ठीक है, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। बहुत इजी है। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि प्राइवेट पार्टी और सरकारी पार्टी जैसे होती है ना, तो सरकारी में सब आएंगे, प्राइवेट में वही आएंगे जिनको हम बुलाएंगे, तो वो उस टाइप से। प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ स्पेसिफाई सिक्योरिटी, स्पेसिफाई होता है बाय अ लिस्टर इशूअर टू एनी सेलेक्ट पर्सन, यानी कि जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया है पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट में मिलेगा जो प्रिफरेंशियल इशू या प्रिफरेंशियल शेयर है। ठीक है। डस नॉट इंक्लूड अन ऑफर फॉर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मेड थ्रू अ पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू। ठीक है। एम्प्लॉयड स्टॉक, ये सब में नहीं होगा, आपको स्पेशली दिया जा रहा है प्रिफरेंशियल्स में, यानी कि हमको पैसे की जरूरत है और आपको हम प्रेफरेंस में दे रहे हैं। ठीक है। तो हम कुछ डिस्काउंट में भी देंगे आपको, और डिविडेंड भी आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स के पहले ही आपको डिविडेंड भी दिया जाएगा। प्रेफरेंस यानी हम आपको पहले दे रहे हैं क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स हम आपको पब्लिक से पहले दे रहे हैं और हमको पैसे की जरूरत है, इसलिए प्रेफरेंशियल इशू।
समझ में आया सर? ओके। फिर राइट एंड बोनस इशू होता है। Securities are issued to existing shareholder of the company as of specified cut-off date, enabling them to buy more security at specified price or without any consideration. ठीक है? Both right and bonus share are offered in particular ratio to the number of security held by investor as on record date. तो राइट एंड बोनस इशू किसको मिलता है? जो भी उस सिक्योरिटीज को रिकॉर्ड डेट तक अपने पास रखता है उन्हीं को राइट एंड बोनस इशू होता है। और इन्वेस्टर हु हैज बीन अवार्डेड राइट शेयर हैज थ्री ऑप्शन। अगर आपको राइट ऑप्शन कभी मिला है जिसमें आर ही लिखा रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्रांसफर द राइट टू अनदर इन्वेस्टर, ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं उसको मार्केट में, तो दूसरे को ट्रांसफर हो गया। और लेट द राइट लैप्स, या तो आप उसको लैप्स होने देते हैं, ठीक है, या कुछ नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। ये राइट इशू का है। ऑन द अदर hand, in case of bonus, additional share are confirmed onto the existing shareholder. Yes. लैप्स यानी खत्म, आपको कुछ नहीं मिला उसमें। आपको एक टाइमिंग दिया गया था, आपको राइट इशू आपके डीमेट अकाउंट में आपको दिख रहा है, और आपके पास टाइम है कि उसका एक लास्ट डेट है कि आपको तब तक उसको एक्सरसाइज करना है। अगर आपने उसको एक्सरसाइज नहीं किया तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसको। कंपनीज कैन इशू बोनस शेयर। बोनस शेयर कैसे इशू कर सकते हैं? इफ दे हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी कि उसने प्रॉफिट या अपनी अर्निंग को बचा के रखा है, रिटेन करके रखा है। Bonus issue is made an amount equivalent to the value of share issued should be transferred from retained earning to share capital। तो बोनस इशू करने के बाद जो रिटेन अर्निंग होती है वो ट्रांसफर हो जाती है शेयर कैपिटल्स में। ठीक है, ये बहुत बेसिक है और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बोनस और राइट बताया आपको, और यहाँ पे जो अपन ने प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब चीजें ना पूछता ही पूछता है वो। ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑफरिंग। While raising capital, issuer can either issue the security in the domestic market or raise capital approach investor outside the country। अगर डोमेस्टिक मार्केट से पैसे निकालता है, मार्केट से लेता है पैसे, तो उसको ऑन शोर ऑफरिंग कहते हैं। और वही कैपिटल अगर आप आउटसाइड ऑफ कंट्री से अगर आप राइज करते हैं तो उसको ऑफ शोर ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। ऑफर फॉर सेल, OFS। An offer for sale is a form of share sale where the share offered in a IPO or FPO, not a fresh share issued by company। fresh share इसमें issued नहीं होता है, जो IPO और FPO में होता है, अपने को ऑफर किया गया था वही। But an offer by existing shareholder to sell they already been allotted, जो उनको ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इससे शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अपन ने फ्रेश शेयर इशू नहीं किया है। ठीक है, और ऑफर फॉर सेल मैक्सिमम कौन करता है, यहां से क्वेश्चन आएगा। द प्रोसेड फ्रॉम ऑफर गो टू ऑफर हु मे बी अ प्रमोटर्स, या तो प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल करते हैं या लार्ज इन्वेस्टर्स। दिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट ऑफर सेल हेल्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज अ एग्जांपल ऑफ OFS। ठीक है, इट मे बी stated OFS is secondary market transaction डन थ्रू प्राइमरी मार्केट हो। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट जो करती है वो ऑफर फॉर सेल, उनके पास जो शेयर्स पड़े हैं गवर्नमेंट कंपनीज के उनको सेल करती है, कि उन गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो सेल करके उस पैसे को यूज करते हैं। विच वन? क्या चीज समझ में नहीं आया, आप बताइए। ऑफर फॉर सेल, ऑलरेडी जो IPO और FPO में जो अपने को शेयर्स मिले हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स, उसको हम मार्केट में दोबारा सेल कर रहे हैं।
या तो हम प्रमोटर्स हैं या तो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, हम कोई फ्रेश कैपिटल इशू नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमको पैसे की जरूरत है। वो प्रमोटर्स भी हो सकते हैं और लार्ज इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कहलाता है ऑफर फॉर सेल। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे भेल, बीएल, पीएफसी, हिंदुस्तान एचएएल, इनके जो शेयर्स है उसको अगर गवर्नमेंट सेल करती है तो वो कहलाता है ऑफर फॉर सेल। क्लियर हुआ सर? ओके। आप बहुत, हाँ, आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अपना ना पूरा बेसिक क्लियर करते चलिएगा। मैं, ट्रस्ट मी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट को क्लियर कर लेंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वेटेज जिस चैप्टर में ज्यादा है उस चैप्टर को रीड करके चले जाते हैं, तो उससे उतनी हेल्प नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। यस। अब होता है स्वीट इक्विटी। ठीक है, ठीक है, स्वेट इक्विटी अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी में इशू शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज, प्रमोटर्स, टेक्नोकार्ड एंड अदर एज रिवॉर्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। जिसने भी कंपनी को बनाने में हेल्प किया है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे प्रमोटर्स हो, टेक्नोकार्ड्स हो, उनको कंपनी क्या करती है? रिवॉर्ड करती है इक्विटी शेयर्स। उसको बोलते हैं स्वीट इक्विटी। स्वेट भी बोलो, स्वीट बोलो, याद रखो बस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पर्पस क्या होता है? शेयर से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, टॉप मैनेजमेंट भी मोटिवेट होती है कि उनको कंपनी के इंटरेस्ट में काम करता है। ठीक है, इट हेल्प रिड्यूस द एजेंसी रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। द मेन पर्पस ऑफ सिक्योरिटीज टू नॉट टू राइज कैपिटल। द ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इशूइंग फ्रेश न्यू शेयर। ठीक है, हाँ। स्वीट, हाँ स्वीट बोल सकते हैं, वो एक्चुअली खून पसीने के इक्विटीज है। ठीक है, स्वीट गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन वो होता है खून पसीना, जो एक अपनी मेहनत से कंपनी को खड़ा किए तो लो भाई आपको हम दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं होते। ठीक है, अब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यहां से क्वेश्चन आता है सर, इसको याद रखिएगा। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOPs बोलते हैं, आर इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज दैट गिव देम अ ऑप्शन टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। द वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन 1 year एंड कंपनी में स्टिपुलेट एडिशनल कंडीशन फॉर वेस्टिंग। जैसे स्वीट एक्टिविटी होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग ESOP इज टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। द एम्प्लॉय गेन ओनली इफ कंपनी शेयर प्राइस राइज एबोव द एक्सरसाइज। तो ये क्या होता है, ESOPs में क्या होता है, कंपनीज ना अपने एम्प्लॉयज को कम रेट में शेयर इशू करती है। ठीक है, तो जो भी कंपनी शेयर इशू की है, अगर कंपनी अच्छा करेगी तो स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करते हैं। और कम एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगा। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है मत लीजिए। ये ऐसा है। ठीक है, हर कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होता, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं इस ऑप्शन। ये यहाँ तो फ्री के शेयर्स मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट का यूज क्या है? फ्रेश कैपिटल इशूड करना। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इंस्ट्रूमेंट। Unactive secondary market promote the growth of primary market and capital formation, since the investor in the primary market are assured on continuous market.
where they have a option to liquidate and exit their investment. In the primary market, the issuer have direct contact with the investor, while in the secondary market, dealing are between investor and issuer, do not come in the pictures. तो सेकेंडरी मार्केट सेम है कि हमको ऑलरेडी जो शेयर्स मिले आईपीओ में और फर्स्ट डे हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे मतलब नहीं, हमने उसको सेल कर दिया, तो वो सेकेंडरी मार्केट में। सामने वाले को लग रहा है उसमें ग्रोथ है तो उन्होंने खरीद लिया, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप खरीदो बेचो, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, जो करना है आपके ऊपर। तो एक होता है ओवर द काउंटर। लास्ट क्लास में मेरे को याद आ रहा है ओटीसी पूछा था किसी ने, तो ओटीसी होता है ओवर द काउंटर। इसमें दो लोग होते हैं। ओटीसी मार्केट आर द मार्केट वेयर ट्रेड आर डायरेक्टली निगोशिएट बिटवीन टू और मोर काउंटर पार्टीज। तो दो या दो से ज्यादा काउंटर पार्टी होती है। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटीज है वो ट्रेडेड होते हैं और सेटल होते हैं काउंटर में, डायरेक्टली टू काउंटर पार्टीज। ठीक है, और इनके जो नियम और रूल रेगुलेशन होते हैं वो खुद काउंटर पार्टीज डिसाइड करती है, एक्सचेंज का यहाँ पे कोई रोल नहीं। और सेम ओटीसी द अदर ऑप्शन, यस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यस, फॉरवर्ड भी बोलते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट द अदर ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज रूट। जहां पे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है उसको एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट done through stock exchange, trade executed on the exchange are settled through a clearing corporation। इसमें क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन भी होता है, काउंटर पार्टीज होती है, गारंटी होता है सेटलमेंट का, ऑफ ट्रेड ऑफ बोथ बायर। अगर आपने बाय किया है तो आपको डिलीवरी मिलेगी, सेल किया है तो आपको कैश मिलेगा, उसकी गारंटी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज सब अपने थ्रू में लेते हैं, इसलिए एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग क्या होती है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल सिक्योरिटी इन टर्म एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैन बी डन, ट्रेडिंग ओवर द काउंटर में भी होती है और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में भी होती है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फीचर है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। तो स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी बीएससी है वो इलेक्ट्रॉनिक है, आपको जो भी एफिशिएंट और स्पीडी एग्जीक्यूशन चाहिए वो भी मिल जाता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोर पार्ट ऑफ इक्विटी ट्रेडेड लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियरिंग एक्टिविटीज ऑल अबाउट अ सर्टेन नेट ऑब्लिगेशन ऑफ बायर एंड सेलर फॉर स्पेसिफाइड टाइम। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वो अपना काम नहीं है। ठीक है, OTC transaction are settled directly between the counterparties. Clearing corporation is the entirety through which settlement of security take place for all traded done on stock exchange. Detail of all transaction performed by the broker are made available to clearing house by the stock exchange. ठीक है, clearing house give the obligation report to broker custodian who are required to settle their money and security obligation within a specified deadline। तो सबके अपने काम है, क्लीयरिंग हाउस ब्रोकर और कस्टोडियन के बीच होता है, कस्टोडियन के पास शेयर्स होते हैं, तो ये अपना काम करते हैं। ठीक है, जो ओटीसी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कोई क्लीयरिंग का काम नहीं होता, जो भी काउंटर पार्टीज है वो डिसाइड करते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट, ओटीसी ट्रांजेक्शन में काउंटर पार्टीज कई बार क्रेडिट रिस्क होता है सबसे बड़ा ओटीसी ट्रांजेक्शन में, क्योंकि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, या तो आपको कैश नहीं मिला या तो आपको आपका सिक्योरिटीज नहीं मिला, या बोलते हैं ना हिंदी में, तुम हमने तो पैसा दिया था लेकिन हमको सामान नहीं मिला, तो वो ओटीसी हो गया। एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ल्ड द क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड अबव गिवन सेटलमेंट गारंटी। एक्सचेंज ट्रेडेड में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट की गारंटी देती है। ठीक है, द एक्सपोजर ऑफ क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर एंड सेलर। कोई भी डिफॉल्ट करे उससे मतलब नहीं, वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन देख लेगा। इसलिए क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन कई तो चार्जेस मार्जिन चार्ज करती है। ठीक है, एक होता है इनिशियल अपफ्रंट मार्जिन, एक टू मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू अराइव एट बेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एट रिस्क फिलॉसफी। ठीक है, जो इनिशियल मार्जिन होती है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज
की जाती है। M2M मार्जिन ये होती है फ्यूचर में जो भी आपका एक दिन में जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ वो आपका सेटल होता है, वो M2M MTM बोला जाता है। ठीक है, मार्क टू मार्केट MTM। वैसे M2M पढ़ा जाता है लेकिन अपन MTM है ना। हाँ। विच वन? विच वन आई हैव टू एक्सप्लेन? कौन सा एक्सप्लेन करना है बता दीजिए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिस्क, जो भी अपना एक्सचेंज ट्रेडेड होता है उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मार्जिन वो तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, ये वार वैल्यू एट रिस्क, इसको भी अपन डिटेल में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए बता रहा हूँ। जो इनिशियल मार्जिन होती है, ठीक है, वो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू के अनुसार डिराइव होती है कि आपको 10% ले रहा है आपका इनिशियल मार्जिन या 20% ले रहा है। ठीक है, वो होता है इनिशियल मार्जिन। जैसे आपने कोई भी लॉट खरीद लिया है फेनो का, ठीक है, या ट्रेड भी किया, आपने नॉर्मल ट्रेड किया, आपके पास पैसे पड़े हुए थे, वहां से 10% मार्जिन आपकी ली गई और वो ट्रेड आपका हो गया। ठीक है, तो वो इनिशियल मार्जिन होता है। वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटी। तो मार्केट पहला होता है सिक्योरिटीज मार्केट होता है, उसमें बायर होता है, सेलर होता है। इसके अलावा वेरियस इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है बायर और सेलर के बीच स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, हम एक बायर भी स्टॉक एक्सचेंज जाता है और एक सेलर भी जाता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट सच एज NSE, BSE एंड MSCI, ये नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज। और ट्रेडिंग हैपन ऑन दिस एक्सचेंज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल विच फीचर एनॉर्मस ऑर्डर मैचिंग। तो इसमें ऑर्डर मैचिंग सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज चल रहा है आप 90 रुपए लगा दिए। स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो अपॉइंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी, क्लियरिंग बैंक दैट मैनेज द फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट दैट अराइज ऑफ दिस फंड। ठीक है, फिर होता है डिपॉजिटरी। ऐसी डिपॉजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड यूनिट, ये हमेशा डिपॉजिटरीज के पास जमा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इन्वेस्टर ओपन अकाउंट विद डिपॉजिटरी थ्रू अ रजिस्टर्ड डीपी। ठीक है, तो दो ही अवेलेबल है, CDSL और NSDL पूरे इंडिया में। ठीक है, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है ये। ठीक है, यहीं पे हमारे स्टॉक, शेयर, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड ये समा होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स क्या होते हैं? इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्ट enable investor to hold and transact in security in demat form. Investor level account in security are held and maintained by DP. The company level account of security is to be held and maintained by DP. तो कुछ नहीं है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? CDSL के नीचे काम करते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, उनका काम है होल्ड करना या ट्रांजेक्शन इनेबल करना इन्वेस्टर्स के लिए कि आप होल्ड करना है करो, ट्रांजेक्शन करना है ट्रांजेक्शन करो। उसको बोलते हैं डीमेट फॉर्म में। ठीक है, और जो DP अपॉइंट होती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो अपॉइंट होती है अप्रूवल ऑफ सेबी। मैक्सिमम DPs कौन होते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटेड इन इंडिया। लेकिन उनको अप्रूवल कौन देता है? RBI। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउस, ठीक है, ये सब होते हैं। आर registered to an issue share transfer agent and compile with requirement prescribed by SEBI can be registered as DP। ठीक है, यहां तक क्लियर? DP इसको आप लोग जितना मैं अपन मेहनत कर रहा हूं, मैं आप लोग भी अगर इसको रिवाइज करेंगे तब आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल स्टडी, फलदायक। फिर होता है ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर आर रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। दे फैसिलिटेट बाय और सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं ऑल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैव एसेंशियल कंडक्ट थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। Trading member can be individual, partnership firm, corporate body who are permitted to become member of stock exchange subject to fulfillment of minimum prudential requirement। तो ये ट्रेडिंग मेंबर्स। फिर होता है ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन जो स्टॉक ब्रोकर के नीचे काम करते हैं, ठीक है, सब ब्रोकर्स। आज के डेट में सब ब्रोकरशिप खत्म हो गया है, सब जितने भी हैं सबको माइग्रेट कर दिया गया है ऑथराइज पर्सन, ठीक है। फिर होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टोडियन। कस्टोडियन इज द एंटाइटी दैट इज चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग फंड। जिनको चार्ज दिया जाता है कि आप फंड को होल्ड करें और सिक्योरिटीज को ऑफ लार्ज क्लाइंट एंड टिपिकली इंस्टीट्यूशन सच एस बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉरेन पोर्टफोलियो। तो इनके जो शेयर्स और सिक्योरिटी फंड और सिक्योरिटीज होते हैं उनको ये होल्ड करते हैं। सेफ गार्डिंग देने के अलावा दे ऑल्सो सेटल ट्रांजेक्शन इन देयर सिक्योरिटीज, और इनके कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बोनस इशू, राइट इशू, डिविडेंड, ये सब का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। कस्टोडियन का मेन काम क्या होता है? क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड अकाउंट को मेंटेन करना, कलेक्टिंग द बेनिफिट और राइट अक्यूरिंग टू क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, कीप द क्लाइंट इन्फॉर्म ऑन द एक्शन टेकन और टू बी टेकन टू देयर पोर्टफोलियो। फिर होता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट। क्लीयरिंग एजेंसी इंश्योर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मीट देयर ऑब्लिगेशन। क्लीयरिंग एजेंसी इंश्योर करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में या तो आप डिलीवर करेंगे फंड या सिक्योरिटीज, ठीक है, ये दोनों की श्योरिटी जो है वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लेता है। ये लीगल काउंटर पार्टी भी होता है, जितने भी ट्रेड और सेटलमेंट होते हैं उसकी गारंटी लेता है स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। या तो ये पार्ट होते हैं एक्सचेंज के या सेपरेट एंटाइटीज के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं क्लीयरिंग और क्लीयरिंग बैंक से भी। तो क्लीयरिंग बैंक एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लीयरिंग मेंबर एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। एक क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, उसके क्लीयरिंग मेंबर्स हैं, सबको सेटल करेगा। एवरी क्लीयरिंग मेंबर नीड टू मेंटेन an account with clearing bank. It is the clearing member responsibility to make sure that fund are available. क्लीयरिंग मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने बैंक अकाउंट में उनको फंड रखना है और जो भी डे टू डे मीट में ऑब्लिगेशन आते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इन पे आउट और पे इन दोनों में। फिर होते हैं मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट बैंकर एंटाइटल रजिस्टर्ड विद सेबी एंड एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड लीड मैनेजर। They help an issuer access the security market with issuance of security. They are single point contract for issuer during a new issue of security. They evaluate the capital need of issuer, structure of appropriate instrument, get involved in pricing the instrument, and manage the entire issue process under the securities issue। तो ये जो काम है मर्चेंट बैंकर का, ये आईपीओ में होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? न्यू सिक्योरिटी जो इशूज होती है उसका इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, प्राइसिंग, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रार्ड ब्रोकर बैंकर्स ये सब के कितने काम है, ये सब को मैनेज करता है मर्चेंट बैंकर। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आईपीओ का अगर आप देखेंगे तो उसमें मर्चेंट बैंकर्स के नाम होते हैं। जो आईपीओ या प्राइमरी इश्यूज है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये उसको मैनेज करते हैं, मैनेज बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? एनी क्वेश्चंस?